मूवी की शुरुआत में हम कैंग को देखते हैं, जो सालों पहले एक बहुत खूंखार प्रोफेशनल किलर हुआ करता था, जिसे लोग पैसे देकर अपने दुश्मनों को मरवाया करते थे। बहुत सारा पैसा कमाने के बाद अब वो सब कुछ छोड़ चुका है और अपनी वाइफ के साथ एक शांति भरी जिंदगी जी रहा है। फिर एक दिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ 3 हफ्तों के लिए किसी आइलैंड पर घूमने जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी फ्रेंड का डाइवोर्स हो चुका है और उसकी एक 17 साल की बेटी है। इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते, कैंग को उस लड़की का ध्यान रखना होगा। कैंग पहले तो ये काम करने से मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी वाइफ के फोर्स करने पर वो उसकी बात मान जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। अगले दिन अपनी वाइफ और उसकी फ्रेंड को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद कैंग उस लड़की किम को लेने जाता है, जो अपनी स्कूल फ्रेंड जून को भी साथ लेकर आती है। यहाँ वो लड़की किम कैंग से पूछती है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए अपनी फ्रेंड जून के घर रुक सकती है, लेकिन कैंग ये बात उसकी मॉम को नहीं बताएगा। कैंग जो पहले से ये चाहता था, वो उसकी बात मान जाता है। पर उन दोनों को ड्रॉप करने से पहले वो किम का पर्स लेकर उसमें कुछ पैसे रख देता है, ताकि किम को बाद में कोई परेशानी ना हो। अब कैंग अपने घर आकर सो जाता है कि तभी देर रात उसे किम की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि वो किसी रेस्टोरेंट में अकेली बैठी हुई है और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास आ जाए। कैंग सोचता है कि उसकी वाइफ ने उसे ये कहाँ फंसा दिया है, लेकिन फिर भी किम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए वो अपनी गहरी नींद से उठकर वहाँ पहुँचता है। मगर वहाँ का व्यू देख वो दंग रह जाता है, क्योंकि किम अपने किसी स्कूल फ्रेंड के साथ वहाँ आराम से बैठी हुई थी और उसके पेट में भी कोई दर्द नहीं हो रहा था। वो बस कैंग के साथ प्रैंक कर रही थी, जिसे सक्सेसफुल होता देख वो बहुत खुश होती है। फिर किम कैंग को बताती है कि जून ने उसे बाहर मिलने को बुलाया है, इसलिए उसका यहाँ कोई काम नहीं है, तो वो वहाँ से चला जाए। जिसे सुनकर कैंग किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने से पहले कैंग अपनी कार के मिरर में देखता है कि किम कुछ लड़कों के साथ बाइक पर बैठ के कहीं जा रही है। कैंग को कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो किम का पीछा करता है। यहाँ फिर हमें पता चलता है कि जब कैंग ने किम के पर्स में पैसे रखे थे, तो उसी समय उसने उसके पर्स में ट्रैकिंग डिवाइस भी डाल दी थी, क्योंकि टीनेज बच्चों को बहला फुसलाकर गलत रास्ते पर ले जाना एक आम बात है। कैंग उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक स्केटिंग क्लब के बाहर पहुंचता है। क्लब के अंदर एक लड़की जिसका नाम हना है, वो किम को अपने किसी क्लाइंट के साथ सोने के लिए कहती है, जिसके बदले में वो किम को बहुत सारे पैसे देने की ऑफर करती है। मतलब एक तरह से वो किम को प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर कर रही है, जिसमें उसे उसकी फ्रेंड जून और उस रेस्टोरेंट वाले लड़के ने फंसाया होता है। किम हना को इस काम के लिए मना कर देती है और फिर वहाँ कैंग की एंट्री होती है। वो हना को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर वो इन दोनों लड़कियों को यहाँ से जाने देगी तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन वो लड़का कैंग को बहुत हल्के में लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। कैंग कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल किलर हुआ करता था, तो उसके लिए इन बच्चों से निपटना बाएं हाथ का खेल है। कैंग उस लड़की का चाकू छीन लेता है और साथ ही वहाँ मौजूद बाकी लड़कों को भी धो डालता है। हना को ये सब देख बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अचानक से जाके कैंग के पेट में चाकू मार देती है, जिसके बाद कैंग उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। फिर कैंग किम को लेकर अपने घर आ जाता है। वहीं कल रात की घटना से इम्प्रेस होकर किम अब कैंग से थोड़ा अच्छे ढंग से पेश आने लगती है। फिर एक रात जब वो दोनों डिनर करके अपने घर वापस लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में पुलिस चेकिंग चल रही होती है। इंस्पेक्टर ली कैंग की कार को रुकवा के जब उससे कुछ पूछताछ करता है, तो तब कैंग को पता चलता है कि कल रात यहाँ कुछ लड़कों का मर्डर हुआ था, जिसकी छानबीन यहाँ की पुलिस कर रही होती है। पूछताछ के बाद उस रात घर पहुंचकर कैंग इस मर्डर केस की रिसर्च करता है, तो तब उसे पता लगता है कि मरने वाले लड़के वही हैं जिनको कल रात उसने क्लब में पीटा था। जिसके बाद कैंग को समझ आ जाता है कि ये बहुत सीरियस मैटर है और इसमें बहुत पावरफुल लोग शामिल हैं। अगले दिन इंस्पेक्टर ली कैंग से मिलने उसके घर जाता है। वो कैंग को अपने फोन में एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें दिखता है कि कैंग की कार उस रात उस रोड के पास से गुजरी थी जहां उन लड़कों का मर्डर हुआ था।
यहाँ कैंग इंस्पेक्टर ली को कहता है कि उस रात उसके अलावा और भी बहुत गाड़ियां उस रोड से गुजरी होंगी। जिसके बाद वो कैंग को एक और फुटेज दिखाता है जिसमें वो लड़का जिसका उस रात मर्डर हुआ था, उसकी बाइक के पीछे एक लड़की बैठी हुई थी जो दिखने में किम के जैसे लगती है, लेकिन फोटो ब्लड होने की वजह से ये कंफर्म नहीं हुआ कि सच में वो किम ही है। इंस्पेक्टर ली के जाने के बाद किम बहुत डरते हुए कैंग से उस रात के लिए माफी मांगती है। किम का डरा हुआ चेहरा देख कैंग को एक लड़की की याद आ जाती है जो जिंदगी से हार चुकी थी और सुसाइड करने से पहले एक बार किसी को अपने गले से लगाना चाहती थी। तब कैंग ने उसकी लास्ट विश को पूरा करने के लिए उसे अपने गले से लगाया था। फिर किम के फोन पर किसी की कॉल आती है और दूसरी तरफ उस रात वाली लड़की हना होती है। वो कैंग को बताती है कि उन लड़कों का मर्डर जिस चाकू से हुआ था उस पर कैंग की उंगलियों के निशान थे। भले ही मर्डर उसने नहीं किया, लेकिन पुलिस का सारा शक उस पर ही जाएगा। इसलिए अगर वो चाकू वापस चाहता है तो वो उस लड़की किम को उसके पास लेकर आए। यहाँ हना और उसकी गैंग के लोगों को गैंग के पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो बस एक आम इंसान है। फिर कैंग हना के पास जाने से पहले किम को एक बैंड हाथ पर बांधने को देता है जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगी होती है। फिर वो वहां से अकेला अपनी बाइक लेकर हना के अड्डे पर पहुंचकर उसे मिलता है। यहाँ कैंग को पता चलता है कि ये लोग प्रोस्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं जिसमें शहर के बहुत सारे पावरफुल लोग भी शामिल हैं। उस रात वाले पंच की वजह से हना की एक आंख कुछ खराब हो चुकी है। हना के साथ वहाँ उसका एक पार्टनर भी होता है जो इन सब कामों में उसका साथ देता है। कैंग से निपटने के लिए उन्होंने एक मोटा गुंडा भी हायर किया होता है जो जब कैंग को मारने आता है तो कैंग कुछ ही पलों में उसे वही ढेर कर देता है। फिर कैंग उन दोनों से उस रात वाला चाकू मांगता है तो घबराकर हना का पार्टनर कैंग की तरफ चाकू फेंक देता है। जैसे ही कैंग वो चाकू उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो आदमी कैंग के ऊपर गोलियां चलाते हुए वहां से भाग जाता है। कैंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है तो यहाँ उसका सामना रशियन माफिया यूरी से होता है। यूरी खुद भी एक प्रोफेशनल किलर है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फाइट में जबरदस्त टक्कर देते हैं जिसमें कैंग यूरी को घायल करके वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वो टूटे हुए सीसीटीवी और कुछ लोगों के पैरों के निशान को देखकर समझ जाता है कि किम को किडनैप कर लिया गया है। फिर कैंग किम के हाथ में बंधे उस ट्रैकिंग डिवाइस को ट्रैक करके एक सुनसान घर में पहुंचता है जहां उसे किम तो नहीं मिलती मगर वहां उसे हना मिल जाती है। अब हना उसे ट्रैकिंग बैंड दिखाते हुए कहती है कि उसे पता लग गया था कि वो कैसे हर बार किम को ढूंढ लेता है। फिर जब कैंग उसे एक कमरे में ले जाकर बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है तो तब हना उसे बताती है कि वो एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा है जो पहले तो कोरिया की स्कूल गर्ल्स को पैसे देकर ये काम करने के लिए मनाते हैं, पर अगर वो तब भी ये काम करने से इनकार कर देती हैं तो फिर वो उन्हें किडनैप कर लेते हैं। उनके किसी बड़े कस्टमर ने किम की डिमांड की थी, इसलिए उस रात पहले उन्होंने उसे पैसे देकर मनाना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी तो अब उन्होंने उसे किडनैप कर लिया। इस रैकेट में शहर के पावरफुल लोगों के साथ साथ रशियन माफिया भी शामिल है, लेकिन हना को उस क्लाइंट के बारे में नहीं पता जिसने किम की डिमांड की थी। फिर वो कैंग को शहर से दूर बने उस होटल के बारे में बताती है जहां किम को ले जाया गया है, जिसके बाद कैंग हना को नहीं मारता और जल्दी से उस होटल की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब इंस्पेक्टर ली इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आता है तो उसे हना की डेड बॉडी मिलती है, यानी कि इसी बीच किसी ने हना को मार दिया होता है। उधर कैंग जब होटल पहुंचता है तो उसे वहाँ किम तो नहीं मिलती, लेकिन वहाँ उसका सामना काफी सारे गुंडों से होता है जिन्हें वो बहुत बेदर्दी से मार देता है। फिर उसका सामना यूरी से होता है। यूरी को खुद पर बहुत मान है, इसलिए वो कैंग को बता देता है कि वो लोग कल सुबह 8 बजे किम को समुद्र के रास्ते से रशिया लेकर जाने वाले हैं और वो शिप जिसमें वो उसको लेकर जाएंगे उसका नाम अरीना है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि वो आज उसके हाथों मरने वाला है। कैंग यूरी से फाइट में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे किम को जल्दी से जल्दी बचाना है, इसलिए वो फाइट के बीच मौका दे रस्सी से यूरी को बांध के
उसी रस्सी के सहारे विंडो से नीचे इंस्पेक्टर ली की कार पर आके गिर जाता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर ली कैंग को गन पॉइंट पर लेकर अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन कैंग फुर्ती से ली की गन छीन लेता है और उसे ही गन पॉइंट पर लेकर वहां से बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से किम को रशिया भेजा जाएगा। कैंग को वहां एक वैन में कुछ गुंडों के साथ किम दिखाई देती है, तो वो अपनी कार की स्पीड को बढ़ाकर उसी वैन को जोर से टक्कर मारता है। जब वैन पलट जाती है तो तब वो उन गुंडों को मारकर किम को वहां से बाहर निकालता है। इसी बीच हना का वो क्लब पार्टनर भी वहां आ जाता है। वो अपनी कार से कैंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग उसे कार से बाहर निकाल के उस क्लाइंट का नाम पूछता है जिसने किम की डिमांड की थी, पर जब वो कैंग को उसका नाम नहीं बताता तो कैंग उसे भी मार देता है। फिर वो उसका फोन निकालकर कॉलर लिस्ट का आखिरी नंबर डायल करता है, तो वो नंबर इंस्पेक्टर ली का होता है, मतलब वो भी इस रैकेट के साथ मिला हुआ था। लेकिन तभी उन दोनों को वहां पुलिस टीम आते हुए दिखाई देती है। उन्हें आता देख कैंग इंस्पेक्टर ली को कहता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। इंस्पेक्टर ली कैंग की बात मान जाता है, क्योंकि अभी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। ली इस पूरी घटना को एक पुलिस ऑपरेशन बताकर कैंग और किम को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज देता है। हॉस्पिटल में जब किम को होश आता है तो इंस्पेक्टर ली कैंग से मिलने आता है। कैंग उसे कहता है कि वो उसकी उस क्लाइंट तक पहुंचने में मदद करे जिसने इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से किम की डिमांड की थी, और बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे और वो मोबाइल फोन देगा जो उसके खिलाफ एक सबूत है। जिसके बाद ली कैंग की ये ऑफर मानकर वहां से चला जाता है। फिर कैंग की वाइफ उसे कॉल करके उसके और किम का हालचाल पूछती है। कैंग अपनी वाइफ को यहाँ होने वाली किसी भी घटना के बारे में कुछ न बताते हुए उसे कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। अगले दिन इंस्पेक्टर ली कैंग को कॉल करके उस आदमी के बारे में बताता है जिसके अंडर हना और उसका पार्टनर काम किया करते थे। वही है जो उसे उस क्लाइंट के बारे में बता सकता है जिसने किम की डिमांड की थी। अब कैंग उस आदमी के अड्डे पर पहुंचकर उसके सभी गुंडों को मार उस आदमी को भी घायल कर देता है, और फिर उसे उस क्लाइंट के बारे में पूछता है कि तभी उस आदमी के फोन पर एक कॉल आती है जिसकी दूसरी तरफ से एक लेडी बात करते हुए उसे किसी होने वाली पूल पार्टी के लिए एक नई लड़की को तैयार करने के लिए कहती है। इस रैकेट में इस लेडी को बैड आंट के नाम से जाना जाता है, जो नई लड़कियों को तैयार करके क्लाइंट्स के पास भेजती है। उस आदमी से कैंग को ये भी पता चलता है कि जिस क्लाइंट ने किम की डिमांड की थी वो असल में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और करप्ट जज है जिसका यूरी पर्सनल बॉडीगार्ड है। ये लोग कोरिया में बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं जिसमें वो स्कूल गर्ल्स को किडनैप करके उन्हें रशिया भेजते हैं। इस रैकेट में जज सबसे अच्छी लड़की को अपने पास रख लेता है, जिसे जानने के बाद कैंग उसे भी मार देता है। फिर वो क्लीनिंग कंपनी को फोन करता है। ये ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो खून खराबे के सभी सबूतों को मिटा देते हैं, जिन्हें कैंग ने पहले भी कई बार अपनी किलिंग्स के बाद इस्तेमाल किया है। फिर कैंग अपने किसी पुराने दोस्त से एक बड़ी स्नाइपर गन खरीदता है। अगले सीन में इंस्पेक्टर ली कैंग को कॉल करके बताता है कि जिस जज के बारे में वो बात कर रहा था वो यहाँ के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो एक बहुत ही ज्यादा अमीर और पावरफुल आदमी है। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसके बाद कैंग उस जगह पहुंचता है जहां वो पूल पार्टी चल रही होती है, जिसका एड्रेस उसे बैड आंट की बातचीत से पता चल गया होता है। वो अपनी स्नाइपर गन से वहां बाहर खड़े सारे बॉडीगार्ड्स को एक एक करके मार देता है। फिर हम देखते हैं कि बैड आंट ने आज उस जज के लिए एक नई लड़की का इंतजाम किया है। बाहर के बॉडीगार्ड्स को मारने के बाद कैंग अंदर जाकर सभी बॉडीगार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। यूरी भी कैंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इसके बाद इंस्पेक्टर ली भी वहां आ जाता है, जो कैंग से गद्दारी करके उसे ही फंसा देता है। फिर यूरी और उसके आदमी कैंग को जज के सामने ले जाते हैं। कैंग देखता है कि उस जज के पास एक लड़की है जो बहुत डरी हुई है। कैंग उस जज से पूछता है कि क्या वो वही क्लाइंट है जिसने किम की डिमांड की थी,
जज कैंग के सवाल का कोई जवाब न देते हुए हंस के कैंग से हाथ मिलाता है और फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि वो कैंग को बाहर ले जाकर मार दें। फिर ली कैंग को गन पॉइंट पर रख के बाहर ले जाता है। इससे पहले कि ली उसको शूट करता, कैंग उस पर पलटवार करके उसकी और जज के सभी बॉडीगार्ड्स की अच्छे से पिटाई करता है। कैंग ली को कहता है कि उसने इसलिए उसके आगे सरेंडर किया क्योंकि वो जज तक पहुंचना चाहता था। जिसके बाद वो ली की गन से उन सबको शूट कर देता है कि तभी वहां यूरी आ जाता है और कैंग पर गोलियां चलाने लगता है। क्योंकि ये दोनों ही अच्छे फाइटर्स हैं, इसलिए ये एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। यहाँ कैंग के पास फाइटिंग स्किल के साथ साथ सच्चाई की ताकत भी थी, तो इसलिए वो यूरी पर भारी पड़ता है और अंत में वो उसे मार देता है। फिर वो जज के पास पहुंचता है। कैंग को देखते ही जज की हालत खराब हो जाती है। वो कैंग से कहता है कि मुझे मारकर उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो उसके साथ मिल जाए तो उसे बहुत कुछ मिल सकता है। कैंग जज से कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस उसे ये बता दे कि बैड आंट कौन है। जिसके बाद जज उसे बताता है कि असल में किम की मदर ही बैड आंट है, जो सालों से इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को चला रही है। वो पुलिस से बचने में उसकी मदद करता है और बदले में वो उसे नई और सबसे सुंदर लड़कियां लाकर देती हैं। यहाँ कैंग उससे पूछता है पर उसने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। जज कैंग को बताता है कि वो किम की बायोलॉजिकल मॉम नहीं है, बल्कि वो उसकी स्टेप मॉम है, जिसकी वजह से शायद वो किम को पसंद नहीं करती। अब जज से सब कुछ जानने के बाद कैंग जज को भी शूट कर देता है, क्योंकि वो इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़े हर इंसान को खत्म कर देना चाहता है। फिर हम किम की स्टेप मॉम को दूर किसी आइलैंड में कैंग की वाइफ के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं कि तभी उसे किसी की कॉल आती है, इसलिए वो प्राइवेसी के लिए अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। ये कॉल उसे जज के फोन से आई थी, जो उसका साथ दे रहा था। जब वो कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ से कैंग बात कर रहा होता है, जो उसकी कार की बैक सीट पर बैठा होता है। कैंग को वहां देख वो शॉक हो जाती है। साथ में उसे ये भी समझ आ जाता है कि अब उसका सारा खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि कैंग ने उसकी सारी गेम पलट दी है। यहाँ वो कैंग को बताती है कि किम उसकी स्टेप डॉटर है, इसलिए उसे किम से कोई प्यार कोई लगाव नहीं है। वो बस उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। फिर वो कैंग को ये भी बताती है कि उसने कैंग की वाइफ से इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि वो किम के जरिए कैंग को फंसाना चाहती थी। उसने सुना था कि कैंग काफी अमीर आदमी है, इसलिए उसने कैंग की वाइफ को कन्विंस किया कि वो किम को अपने घर पर रुकने दे। अब कैंग उसे कार को स्टार्ट करने को कहता है और फिर वो एक सुनसान जगह पर ले जाकर कार को रुकवा देता है। यहाँ अब कैंग उसे कहता है कि इतना सब कुछ प्लान करने से पहले उसे उसके बैकग्राउंड को भी अच्छे से चेक करना चाहिए था, क्योंकि अगर उसे पता होता कि वो कौन है तो वो उसकी वाइफ से दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, वो उसके आसपास भी आने की हिम्मत ना करती। तुम्हारे मरने के बाद मैं किम का ख्याल रखूंगा, इतना कहकर कैंग उसे शूट कर देता है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम समुद्र के किनारे पर कैंग की वाइफ को देखते हैं। अब कैंग भी किम के साथ वहां आ जाता है और अपनी वाइफ को गले से लगा लेता है। फिर फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि वो लड़की जिसको सालों पहले कैंग ने सुसाइड करने से बचाया था, वो असल में कैंग की वाइफ ही थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी डार्क साइड दिखाती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जिसे रोकने के लिए बहुत सारी लॉज बनाए तो गए हैं, लेकिन जब इसी लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज पावर में रहने वाले अपने फायदे के लिए करने लगते हैं तो सोसाइटी को उसके साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं जो सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर को जितना ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, जितना ज्यादा सम्मान देती है, वो सोसाइटी और उसके लोग उतना ही ज्यादा ग्रो करते हैं।